हाँ, तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का, जो है ना बाबू, अति आवश्यक प्रश्न है। तो आप लोग ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए अति आवश्यक प्रश्न है, समझे? तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता है? ऑप्शन ए में पूरा पाषाण काल, ऑप्शन नंबर बी में नव पाषाण काल, ऑप्शन नंबर सी में कांस्य युग, ऑप्शन नंबर डी में है लोह युग। जो हड़प्पा सभ्यता जो है बाबू, ये कौन सी काल की सभ्यता है? इसका जल्दी आप लोग आंसर जो है ना हमें कमेंट करिएगा, जल्दी कमेंट कर दीजिएगा इस आंसर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है। आप पूछिएगा सर हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? देखिए बाबू, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट समझिएगा। हड़प्पा सभ्यता से पहले वाला सभ्यता था, उसका नाम था त्राम पाषाण काल। क्या था बाबू? त्राम पाषाण काल था। जो त्राम पाषाण काल में बाबू आपका तांबा की खोज हो गई थी। त्राम पाषाण काल में किसकी खोज हो गई? तांबा की। और वही तांबा को काट कूट करके क्या बनाई जाती थी? तो बाबू याद रखिएगा, कांसा। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत, अगर कोई आपत्ति होगा तो आप लोग बाबू हमें कमेंट में बता दीजिएगा। कमेंट आप लोग के लिए खुला ही है, समझे? क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, समझे? उसके बाद पूछेगा कि आपका हड़प्पा सभ्यता के लोग को कौन सी धातु का ज्ञान नहीं था? तो बाबू वह लोग लोहा के बारे में थोड़ा सा भी नहीं जानते थे, समझे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन सी धातु के बारे में नहीं जानते थे? लोहा के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन कांस्य युगीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के लोग को कहा जाता। क्वेश्चन पूछेगा घुमा के, हड़प्पा सभ्यता का काल बताइए। आपको पता ही है बाबू, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व था। ये बाबू आपका एनसीईआरटी कहता है। क्या कहता है? एनसीईआरटी के हिसाब से हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब है? तो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक ये एनसीईआरटी के द्वारा कहा गया है। तो इसको बाबू आप लोग याद रखिएगा, समझे? इसमें किसी को कोई दिक्कत या कोई आपत्ति है तो आप हमें बाबू कमेंट कर दीजिएगा। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगा कोई हमारे स्टूडेंट को। उसके बाद पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया? हालांकि आपको पता ही है बाबू, जो हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था आपका, देखिएगा तो जो है दयाराम सौनी ने कब किया? 1921 में। पूछ लेगा मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किया था आपका राखाल दास बनर्जी ने। किसने किया बाबू? राखाल दास बनर्जी ने। किसके नेतृत्व में? तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। आई होप आपको ये सभी समझ में आ रहा होगा अच्छे से, समझे? आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा है तो बाबू आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल पे अगर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब वाली जरूर कर लीजिएगा, समझे? आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ होगा तो भेज देंगे बाबू। इस आपका जो है ना दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दिया है, समझे? तो ऑप्शन नंबर C1 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम कौन सा स्थल का उत्खनन हुआ था? तो याद रखिएगा बाबू, हड़प्पा का ही हुआ था। किसका हुआ था? हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले कौन सा स्थान की खोदाई हुई थी? तो हड़प्पा का ही खोदाई हुआ था, समझे? तो ये प्रश्न को आपको क्या रखना है बाबू, आपका याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ? तो हड़प्पा का। अब पूछेगा हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा नाम से क्यों जाना जाता? तो क्योंकि सबसे पहले जो खोज हुई थी हड़प्पा सभ्यता का ही खोज हुआ था, समझे? इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, इसमें दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 में है कि पशुपति शिव मोहर पर किस पशु का चित्रण नहीं था? पशुपति शिव की मोहर पर किस पशु का चित्र नहीं? आप यहाँ नहीं है, ये देखिए। आप लोग देखबे नहीं करते हैं, अब कुछ कुछ क्या करने लगते हैं बाबू? ठीक, ऑप्शन ए में हिरन, बी में है बाघ, सी में है सांड, डी में है भैंस।
जल्दी इसका आंसर कमेंट करिए। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना बाबू आपके एग्जाम के लिए, ये सभी प्रश्न अति आवश्यक प्रश्न है, तो आप लोग ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा, समझे। तो इसका सही आंसर जल्दी कमेंट करिए। तो बाबू इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर आपका सी, सार का जो है ना बाबू चित्रण नहीं था, भैंस का भी थे, बाघ का भी, हिरण का भी, लेकिन सार का चित्रण नहीं, ऑप्शन नंबर सी, समझे। क्वेश्चन नंबर 3 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि जनपद शब्द इंगित करता है, ऑप्शन ए में प्रशासनिक अधिकारी, बी में धार्मिक संप्रदाय, सी में सामाजिक इकाई, डी में क्षेत्रीय इकाई। तो जनपद शब्द जो इंगित किसको करता है, ये करता है आपका प्रशासनिक अधिकारी, या समझे, या आप कह सकते हैं बाबू आपका जो है जो भी प्रशासनिक अधिकारी होता है वो भी, लेकिन आपका जो है ना कोई सा भी सामाजिक इकाई भी इसमें आ सकता है। ऑप्शन बी और आपका डी में रहता, थोड़ा बहुत आपका ऑप्शन ए और सी तो दोनों हो जाता है, लेकिन आपका दिया हुआ इसमें से महत्वपूर्ण चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रशासनिक अधिकारी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू 4 का ए हो जाएगा, समझे। इसको आप लोग यहाँ जनपद उसे कहते हैं कि कोई एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस जाना, उसी को तो बोलते हैं बाबू जनपद, और परमानेंट के लिए बस जाना तो उसी को कहते हैं जनपद। कई जनपद जो है ना आपका कम जनसंख्या में तो जनपद ज़्यादा हो गया तो महाजनपद, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि मौर्य काल में राजकीय कृषि प्रधान था, ऑप्शन ए में कारा अध्यक्ष, बी में सीता अध्यक्ष, सी में पान्या अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी में पोतवा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए कि मौर्य काल की राजकीय कृषि प्रधान कौन था, जल्दी कमेंट करिए बाबू। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, सीता अध्यक्ष था। पूछेगा मौर्य वंश के संस्थापक आपको पता ही है बाबू चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी, 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में संत संहिता का दूसरा नाम क्या है, ऑप्शन ए में वेद, बी में है रामायण, सी में है महाभारत, डी में है आपका पुराण। जल्दी इसका आंसर कमेंट करिए कि संत संहिता का दूसरा नाम क्या है। तो बाबू याद रखिएगा महाभारत है। क्वेश्चन पूछेगा महाभारत का युद्ध 18 दिन तक लड़ा कहाँ पे, तो कुरुक्षेत्र के मैदान हरियाणा में। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे महाभारत का युद्ध किसके किसके बीच चला, पांडव और कौरवों के बीच चला। महाभारत के प्रथम लेखक का क्या नाम था, तो वेद आपका भात शास्त्री, लेकिन अंतिम लेखक का क्या नाम था, तो वेद व्यास। तो ये सब आपको क्वेश्चन रहेगा कहीं वेद व्यास डालता है, अगर पूछेगा महाभारत के लेखक कौन है तो वेद व्यास टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी 6 का। तो चलिए 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कि मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह की चर्चा है, ऑप्शन ए में 4, बी में है 8, सी में 5, डी में 6। तो मनु स्मृति में ये 8 प्रकार की विवाह की चर्चा, ये 8 प्रकार की विवाह, हालांकि आपको याद नहीं करनी है, आपको 4 प्रकार की विवाह, हालांकि इसका नोट्स हम भेज दिए थे बाबू व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप लोग वहां से ले लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि प्राचीनतम वेद कौन थे, ऑप्शन ए में ऋग्वेद, बी में सामवेद, सी में यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी में अथर्ववेद। तो प्राचीनतम वेद जो था ये आपका ऋग्वेद था। क्या था बाबू, ऋग्वेद। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद। पूछेगा ऋग्वेद में कुल कितने मंडल थे, तो 10 मंडल थे। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल थे, 10 मंडल थे, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है ऋग्वेदिक कार्यों का सर्वप्रथम प्रमुख देवता थे, ऑप्शन ए में अग्नि, बी में इंद्र, सी में अरुण, डी में पंजी। तो आपका ऋग्वेदिक कार्यों में सर्वप्रथम प्रमुख देवता कौन थे, तो याद रखिएगा बाबू इंद्र थे। कौन थे, इंद्र थे, ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 9 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, ये बाबू मस्त बीवीआई क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है। ऑप्शन ए में पूर्ण काश्यप, ऑप्शन नंबर बी मखली गोशाला, सी में अंजी, ऑप्शन नंबर डी में पखुंत कच्चयान। तो इसका जल्दी आंसर कमेंट करिए। तो बाबू आपका आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो मखली गोसाल, मखली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि महात्मा बुद्ध की जो है ना बाबू कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ऑप्शन ए में वैशाली, बी में है बोध गया, सी में है पटना, डी में है आपका नेपाल। तो महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति ये बोध गया में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति बोध गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में निर्गव शब्द का अर्थ क्या है,
ऑप्शन ए में बंधनी, ऑप्शन नंबर बी बंधनयुक्त, सी में सन्यासी, डी में इनमें से कोई नहीं। निर्गम शब्द का अर्थ है, याद रखिएगा, बंधयुक्त। क्या हो जाएगा बाबू? बंधयुक्त, ऑप्शन नंबर 12 का बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है पाणिनि की अष्टयादि रचित है। ऑप्शन ए में 400 ईसा पूर्व, बी में 500 ईसा पूर्व, सी में 400 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी में 200 ईसा पूर्व। तो ये जो था बाबू 500 ईसा पूर्व में पाणिनि ने जो है ना बाबू अष्टयादि रचिता था, ऑप्शन नंबर बी 500 ईसा पूर्व। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6 को देखते हैं। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया? यानी तंबाकू जो था सेवन यानी सबसे पहले मंगाया किसने था? ऑप्शन ए में अकबर, बी में है जहांगीर, सी में शाहजहां, डी में है औरंगजेब। तो तंबाकू जो है बाबू सबसे पहले जो मंगाया था ये बाबू अकबर ने मंगाया था। कहाँ से मंगाया था? पुर्तगाल से मंगाया था, समझे? तो ये याद रखिएगा। लेकिन एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि तंबाकू पर प्रतिबंध कौन शासक ने लगाया था? तो प्रतिबंध बाबू जहांगीर ने लगाया था। प्रतिबंध किसने लगाया? जहांगीर ने। तंबाकू मंगाया किसने था? बाबू अकबर। अकबर का ही बेटा था जहांगीर, समझे? तो हालांकि मुगल बादशाह आपको हम पढ़ाए हुआ अच्छा से, समझे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए अकबर, मुगल बादशाह अकबर ने मंगाया था तंबाकू। अगला है तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध, अब ये बताया है जहांगीर ने लगाया था, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है शेख मोहिउद्दीन चिश्ती दरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में आगरा, बी में दिल्ली, सी में अजमेर, डी में आपका फतेहपुर सीकरी। शेख मोहिउद्दीन चिश्ती दरगाह कहाँ पे है? तो बाबू ये आपका अजमेर में है। कहाँ पे? अजमेर, अजमेर। शेख मोहिउद्दीन चिश्ती दरगाह कहाँ? अजमेर, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में है कि स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ? ऑप्शन ए में अकबर, बी में है जहांगीर, सी में है शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी में है आपका औरंगजेब। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए कि स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ था। जल्दी इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। स्थापत्य कला का जो विकास सबसे ज्यादा हुआ था शाहजहां के काल में। लेकिन अगला क्वेश्चन पूछता है आपका चित्रकला का सबसे ज्यादा विकास किसके समय हुआ था? तो वहां मारिएगा जहांगीर। जो हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा उस हिसाब से आप लोग आंसर को टिक कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह को जाना जाता है? ये क्वेश्चन बाबू मस्त भी है, इसको याद रखना ही होगा, समझे? ऑप्शन ए में है जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी में अकबर, सी में शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी में औरंगजेब। तो जल्दी इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह को जाना जाता है? तो याद रखिएगा ये जो जाना जाता है आपका औरंगजेब, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है आमुक्त मलयाद किसने लिखी है? ऑप्शन ए में हरिहर वन, ऑप्शन नंबर बी में बुक्का वन, ऑप्शन नंबर सी में देवराय वन, ऑप्शन नंबर डी में कृष्ण देवराय। आमुक्त मलयाद किसने लिखा है? ये कृष्णदेव राय की पुस्तक है। किसना? कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर डी। विजयनगर का सबसे महानतम शासक कृष्णदेव राय। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? ऑप्शन नंबर ए में अफनासी निकेतन, ऑप्शन नंबर बी में फरनाओ न्यूनीज, ऑप्शन नंबर सी में निकोलो कोंती, ऑप्शन नंबर डी में ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओनली फॉर जो हो जाएगा बाबू फरनाओ न्यूनीज, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि निम्न में से कौन पुर्तगाली जो है ना बाबू यात्री थे? ऑप्शन नंबर ए में दुइमिजो बारबोस, ऑप्शन नंबर बी में देमिजो पीस, ऑप्शन नंबर डी में फरनाओ न्यूनीज, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी जो थे ना ये बाबू पुर्तगाल के ही थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि इब्न बतूता किस जो है ना सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? तो आपको पता है मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली आया था। ये मोहम्मद बिन तुगलक कहीं ऑप्शन है? ऑप्शन हाँ ए में ही है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए। इब्न बतूता जो था ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली आया था। इसे दिल्ली का कुछ समय के लिए काजी बना दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कि अलबिरूनी किसके साथ भारत आया था? ऑप्शन ए में है महमूद गजनवी, बी में मोहम्मद गौरी, सी में है तैमूर, ऑप्शन नंबर डी में मोहम्मद बिन कासिम। तो अलबिरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है
कि किताबुल रहला किसकी यात्रा वृत्तांत है? ऑप्शन ए में अलबिरोनी, बी में अब्दुल रज़ाक, सी में इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। किताबुल रहला ये बाबू इब्न बतूता की आपका यात्रा वृत्तांत है। इब्न बतूता ने किताब लिखा था किताबुल रहला, लेकिन ये किताब था किताबुल हिंद वो लिखा था अलबिरोनी ने। तो ये सब याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 25 को देखते हैं। नियम में से कौन महिला संत थी? जल्दी कमेंट करिए। तो ऑप्शन ए मंदाल, बी में क्राइकल, सी में रबिया, ऑप्शन नंबर डी में मीराबाई। तो इसका ऑप्शन ए ये अंदाल हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? ऑप्शन ए में चिश्ती, बी में है आपका सुरवादी, ऑप्शन नंबर सी में कादिरी, डी में आपका फिरदौसी। तो निजामुद्दीन औलिया ये आपका एक चिश्ती है, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 28 को देखते हो। क्वेश्चन नंबर 28 में कि पहाड़ी लोग किस प्रकार की खेती करते हैं? तो भैया ये लोग झूम की खेती करते हैं। और झूम की खेती क्या होता है? हालांकि आपको बाबू इसका आइडिया होगा कि आज यहाँ करें फिर कल कहीं और जाके खेती कर लिए, वही कहलाता है झूम की खेती, ऑप्शन बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। सिमती रैयत बंगाल की जमीन पर पते पर कौन देता था? ऑप्शन नंबर ए में रैयत, बी में कंपनी, सी में जमींदार, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो ये तो होता था बाबू बंगाल में जो है ना आपका कंपनी और किसान के भी ज़्यादा आपका जो है ना तालमेल था। बंगाल वाला में यहाँ पे अस्थायी बंदोबस्त था। तो ये याद रखिए कंपनी, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर। कहीं है टिक कर लीजिए बाबू, बहादुर शाह जफर जो था ये भारत का अंतिम मुगल शासक था, ऑप्शन नंबर बी। समझा? प्रथम पता ही है बाबू, प्रथम शासक बाबर था। पानीपत का प्रथम युद्ध आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि 1857 का विद्रोह का मुख्य केंद्र क्या था? ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आपका बॉम्बे, ऑप्शन नंबर सी मद्रास, आपका ऑप्शन बी में पंजाब, सी में पूर्वी भारत। तो ऑप्शन ए ही लग रहा है, भारत, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके बाद आपका जो है ना बिहार में भी था। ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा सही, ऑप्शन ए। तो 1857 की क्रांति 10 मई को स्टार्ट हुआ था। हालांकि ये सब पता ही हुआ है। मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ? तो याद रखिएगा ये 1857 में हुआ था। मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना 1857, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में भारत में हड़प नीति का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को। इसे लैप्स नीति भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? लैप्स नीति या हड़प नीति, दोनों एक ही होता है। तो कंफ्यूज नहीं, ऑप्शन नंबर बी। कहीं बाबू क्वेश्चन को तेज में खींच लेते हैं ताकि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रश्न करिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। देखिए सुभाष चंद्र बोस है कहीं ऑप्शन में, मान लीजिए ऑप्शन नंबर सी में है सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर आपका 34 में है करो या मरो का नारा ये महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। याद रखिएगा ये 1942 में दिया था। 1942 में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 में है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए में 12 मार्च 1930 को, सी में है आपका 12 मार्च 1931, ऑप्शन नंबर सी में 30 मार्च 1931, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। इसे दांडी यात्रा भी कहते हैं, नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। ऑप्शन ए में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व ये महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका ए हो जाएगा। समझे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 37 को देखते हो। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है? असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, यह 1920 में। महात्मा गांधी है ना, ऑप्शन नंबर बी। असहयोग आंदोलन कब हुआ? यह 1920 में हुआ था। तो ये सब याद रखिएगा। समझे? 1920 याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में है अगला वही असहयोग आंदोलन को स्थगित कब कर दिया गया था? तो स्थगित यानी रोका गया था 1922 में, यही था चौरा चोरी हत्याकांड हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 39 को देखते हैं। 39 में है लाला का पूरा नाम क्या है? तो लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर बी। लाला का पूरा नाम लाला लाजपत राय है। अगला क्वेश्चन है संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समझे? प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर जी। तो ये सब प्रश्न आप लोग बाबू याद रखिएगा। तो बाबू ये सेट में जो हमारा प्रश्न था 40 ही प्रश्न था, आगे अगला सेट आ रहा है। समझे? इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा देंगे। तो आप लोग को क्लास कैसा लगा आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो बाबू सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा इस चैनल को। समझे? तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।